अक्सर जब हम बड़े बड़े साम्राज्यों की बात करते हैं तो जिक्र होता है राजा महाराजाओं का, उनके महलों का। पर क्या कभी ये ख्याल आता है कि उस दौर के आम लोग वो कैसी कला बनाते थे? आज हम मौर्य साम्राज्य की ठीक उसी कला की यानी लोक कला की छिपी हुई कहानियों में उतरेंगे। वो कहानियां जो हमें उस दौर के लोगों की असली जिंदगी और सोच के आईने में झांकने का मौका देती हैं। तो देखिए, कहानी में दो पहलू हैं। एक तरफ थे मौर्य सम्राट, जो अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े शानदार महल और ऊंचे ऊंचे स्तंभ बनवा रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ आम लोग थे जो अपनी कला से एक अलग ही इतिहास रच रहे थे। ये कहानी उसी कला की है जो किसी राजा के हुक्म से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से निकली थी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीधे चलते हैं बिहार की उन पहाड़ियों में। जरा सोचिए, वहां कारीगरों ने सिर्फ छेनी और हथौड़ी के दम पर पूरी की पूरी चट्टानों को काटकर ऐसे मंदिर और मठ बना दिए जिन्हें देखकर आज भी दुनिया सही में हैरान रह जाती है। हाँ, और ये कोई ईंट पत्थर से बनी आम इमारतें नहीं थीं। इन्हें बनाया नहीं गया, बल्कि एक ही विशाल चट्टान के अंदर उसे खोखला करके तराशा गया था। ये एक तरह से उन भिक्षुओं और साधुकों के लिए पनाहगाह थीं, घर थीं, जो ज्ञान की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जिनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। अक्सर लगता है कि ऐसी गुफाएं बौद्ध या जैन धर्म से जुड़ी होंगी, है ना? पर ऐसा नहीं है। इन्हें बनवाने वाले थे आजीवक संप्रदाय के लोग, एक ऐसा दार्शनिक पंथ जो अब कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और देखिए, इन शानदार गुफाओं को बनाने में शाही मदद भी मिली। सम्राट अशोक और बाद में उनके पोते दशरथ दोनों ने इनके निर्माण में बड़ा योगदान दिया। इससे एक बड़ी बात साफ होती है कि उस जमाने के शासक भी आम लोगों के अलग अलग धर्मों और विश्वासों का कितना सम्मान करते थे। अच्छा, तो इन पवित्र गुफाओं से अब बाहर निकलते हैं और उस दौर की मूर्तियों की दुनिया में कदम रखते हैं। और ये मूर्तियां ये सिर्फ पत्थर के बेजान टुकड़े नहीं है, नहीं, ये उस समय के लोगों की आत्मा की आवाज है, उनके देवी देवताओं की कहानियां हैं, उनके गहरे विश्वासों का जीता जागता सबूत है। तो उस जमाने की मूर्तियों में सबसे ज्यादा कौन नजर आता है? वो हैं यक्ष और यक्षिनियां। अब ये कौन थे? ये दरअसल प्रकृति की आत्माएं थीं, मतलब जंगल, नदी, जमीन, इन सबके देवता। लोगों का मानना था कि ये उनकी रक्षा करते हैं और उनकी जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि लाते हैं। और इस कला की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो है इसमें दिखता आस्थाओं का संगम। मतलब यक्ष की पूजा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्मों में होती थी। आप देखिए कैसे जैन तीर्थंकर की कहानियां हिंदू कथाओं में शामिल हो गईं और कैसे बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाने लगा। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोगों के बीच धर्म की दीवारें उतनी सख्त नहीं थीं। और इस कला का सबसे बेहतरीन नमूना ये है दीदारगंज की यक्षिणी। जरा देखिए इसकी बनावट, ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेगी। इतनी सजीव, इतनी खूबसूरत, और इसकी पॉलिश, वो शीशे जैसी चमक आज हजारों साल बाद भी बिल्कुल वैसी ही है। कमाल है ना? अब चलते हैं ओडिशा। यहाँ एक पूरी की पूरी चट्टान से मानो एक असली हाथी बाहर निकल रहा हो। ये कोई मूर्ति नहीं है जो अलग से लगाई गई हो, ये उसी चट्टान का हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे कोई विशालकाय हाथी पत्थर में से उभर रहा है। और मान्यता ये है कि ये कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र का पौराणिक सफेद हाथी ऐरावत है। तो हमने गुफाएं देखी, मूर्तियां देखी, लेकिन मौर्य कला सिर्फ पूजा पाठ या पवित्र स्थानों तक ही सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में और यहाँ तक कि शासन चलाने के तौर तरीकों में भी दिखता है। चलिए अब मिट्टी के बर्तनों की बात करते हैं। उस जमाने के कुम्हार भी क्या गजब के कारीगर थे। वो एक खास तरह के बर्तन बनाते थे जिन्हें कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इनकी पहचान थी इनकी गहरी शीशे जैसी काली चमक। ये इतने खूबसूरत और लग्जरी आइटम माने जाते थे कि सिर्फ समाज के अमीर और ऊंचे तबके के लोग ही इन्हें इस्तेमाल करते थे। लेकिन कला सिर्फ मिट्टी और पत्थर से ही तो नहीं बनती है ना। कला विचारों की भी होती है, और मौर्य काल में विचारों की ये कला अपने शिखर पर थी। उस दौर में ऐसी ऐसी किताबें लिखी गईं जो एक पूरे साम्राज्य को कैसे चलाना है इसका एक ब्लूप्रिंट थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कौटिल्य यानी चाणक्य का लिखा अर्थशास्त्र। ये सिर्फ राजनीति की किताब नहीं थी, इसमें नागरिक कानून से लेकर अर्थव्यवस्था चलाने तक हर चीज के नियम थे। और आपको जानकर शायद हैरानी हो, इसमें दासों के अधिकारों तक की बात की गई थी। जैसे अगर किसी दास की संतान है तो उसे मालिक के बेटे जैसा ही कानूनी हक मिलेगा। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी और प्रगतिशील बात रही होगी।
तो इन सब बातों से हम क्या समझें? मौर्य काल की इस लोक कला की आखिर विरासत क्या है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज भी हमारे लिए मायने रखती हैं? चलिए देखते हैं। अगर हमें मौर्य कला की विरासत को 3 हिस्सों में बांटना हो तो वो ये होंगी। पहली, रॉक कट आर्किटेक्चर, मतलब एक ही चट्टान से पूरी की पूरी इमारतें तराश देने का वो हुनर। दूसरी, वो लाजवाब शीशे जैसी चमकदार पॉलिश जो सिर्फ और सिर्फ मौर्य काल की पहचान है। और तीसरी, धार्मिक संगम, वो कला जो दिखाती है कि कैसे अलग अलग मान्यताएं, हिंदू, बौद्ध, जैन और स्थानीय विश्वास एक साथ फल फूल रहे थे। तो ये लोक कला हमें मौर्य साम्राज्य के लोगों की आत्मा में झांकने का एक दुर्लभ मौका देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी सभ्यता के बड़े बड़े सरकारी स्मारक जो बातें छिपा जाते हैं, वो बातें उनकी लोक कला कैसे उजागर कर देती है। ये एक सवाल है जो हमें हमेशा किसी भी समाज को समझने के लिए पूछना चाहिए।